नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप डेली करंट अफेयर की अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया है या फिर लॉन्च किया? ठीक है, अरुणोदय योजना है दोस्तों, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर इज बी है। तो असम ने देखा जाए दोस्तों, ये एक गरीबी जो राज्य में जो गरीबी व्याप्त है दोस्तों, उस गरीबी को खत्म करने के लिए, यानी कि जो व्याप्त गरीबी है, गरीबी उन्मूलन जो है कार्यक्रम है चलाया है। ठीक है, और इसी का ये उन्नत संस्करण, ध्यान रखिएगा, ये हमने देखा दोस्तों क्या है, ये फेज 2 है, यानी कि अरुणोदय योजना का चरण 2 है। इसके पहले भी जो है इस योजना को चलाया जा चुका है और ये 2.0 है, यानी कि ये क्या है कि उन्नत संस्करण है। और इसके तहत देखा जाए ना सिर्फ गरीबी उन्मूलन, बल्कि यहाँ पे देखा जाए इस योजना में जो है जो अतिरिक्त लाभार्थी होंगे, ठीक है, अरुणोदय कार्ड के वितरण के साथ जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये समाज के जो वंचित वर्ग है, उन वंचित वर्गों को क्या करेगा दोस्तों, एक तरीके से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योजना जो है भूमिका निभाएगा ये योजना। तो वंचित वर्गों को सशक्त बना करके समाज में व्याप्त, यानी कि राज्य में व्याप्त गरीबी को समाप्त करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। देखा जाए दोस्तों, इस योजना की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। तो जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों असम के, हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से जो नए लाभार्थी हैं, उन नए लाभार्थियों को इस योजना के तहत जो कार्ड वितरित किया जा रहा है, उस कार्ड की प्रक्रिया को, वितरित करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। कार्ड का नाम क्या है? अरुणोदय कार्ड। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य क्या है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात किया, इसका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन को समाप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्यक्रम में लगभग देखा जाए तो 7.30, ठीक है, 7.30, यानी कि 7,30,000 लगभग जो लाभार्थी हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें से कुल लाभार्थियों की संख्या जो है आगे हो जाएगी 26 लाख तक जो है हो सकती है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, असम से संबंधित ये अरुणोदय 2.0 योजना है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना है। इसी से संबंधित देखिए, एक असम का राज्य, माफ करिएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का राज्य दोस्तों नागालैंड। और ध्यान रखिएगा, नागालैंड को अपना जो है पहला मेडिकल कॉलेज मिल गया है दोस्तों, जिसका नाम है मेडिकल, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नागालैंड की जो राजधानी दोस्तों कोहिमा, और कोहिमा की फ्री बागी में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्होंने जो है नागालैंड की कोहिमा में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। और इस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी साल देखा जाए तो यहाँ पे जो है इस देश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न देखिए अगेन क्या है कि निम्न में से किस देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं? तो हाल ही में देखा जाए वहां पे प्रधानमंत्री पद का चुनाव संपन्न हुआ उस देश में, और उस प्रधानमंत्री पद के जो विजेता रहे दोस्तों वो क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं। तो किस देश के बने हैं दोस्तों ये नए प्रधानमंत्री? ये बने हैं न्यूजीलैंड के। और अगर देखा जाए पीसीएस 2023 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा था कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जिन्होंने जसिंडा के जो है एक तरीके से त्याग पत्र देने के बाद वो बनाए गए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाल ही में देखा जाए न्यूजीलैंड में दोस्तों आम चुनाव संपन्न हुआ है, और वहां के एक तरीके से ये पूर्व कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे और राजनेता रहे हैं ये क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने देखा जाए दोस्तों तो एक निर्णायक जीत हासिल की है वहां पे आम चुनाव में न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड के ये नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं।
अगर देखा जाए ये किसका स्थान लेंगे, यानी कि न्यूजीलैंड के जो है वर्तमान जो है प्रधानमंत्री वो कौन है, क्रिस हिप्किंस है, ठीक है, जिनके बारे में पीसीएस में एग्जाम में पूछा था। और इन्हीं का जो है स्थान लेंगे दोस्तों लैक्सन। और क्रिस्टोफर लैक्सन जो है न्यूजीलैंड के क्रम में देखा जाए कौन से नंबर के प्रधानमंत्री होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा 42वें नंबर के ये प्रधानमंत्री होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की। आपके सामने न्यूजीलैंड की लोकेशन खुली है दोस्तों। न्यूजीलैंड देख लीजिएगा, ये है पैसिफिक ओशन में छोटा सा एक द्वीपीय देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें देखा जाए ये तस्मानिया सी दोस्तों, तस्मानिया सी और साउथ पैसिफिक, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच में ये स्थिर देश है, ठीक है, स्थित देश है, जिसकी देखा जाए राजधानी दोस्तों क्या है, वेलिंगटन है। ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड दो भागों में बटा है दोस्तों, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। कुछ एग्जाम में पूछा गया है आपके कि जो इसकी राजधानी वेलिंगटन है वो किस आइलैंड पे स्थित है, तो नॉर्थ आइलैंड में स्थित वेलिंगटन है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों ये न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, उसके पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हाल ही में जो है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है देश सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो जो भारत संविधान के जो निर्माता थे जो, ठीक है, यहाँ पे तो जो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जो है सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा देश के बाहर कहाँ किया गया है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, ठीक है, का एक उपनगर है जिसका नाम है मैरीलैंड, ठीक है। तो मैरीलैंड में देखा जाए बाबा साहब की 19 फुट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनका नाम रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा इस स्टैचू को बनाने वाले कौन थे, तो मशहूर जो है मूर्ति कलाकार जिनका नाम है दोस्तों राम सुतार। ध्यान रखिएगा राम सुतार जी ने ही इस मूर्ति को बनाया है। और राम सुतार ने ही देखा जाए तो जो गुजरात की नर्मदा नदी के तट पे जो सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है, ठीक है, उसका भी जो है निर्माण किया गया था राम सुतार जी के ही द्वारा। और इन्होंने ही देखे यहाँ पे जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया है मैरीलैंड में, ठीक है। 19 फुट ऊंची ये प्रतिमा है और देश के बाहर ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष 5.0 को किस वर्ष तक खसरा और रुबेला उन्मूलन हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। देखिए ये मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जिसकी शुरुआत 2014 में किया गया था दोस्तों। लगातार इसके जो है जो इसका लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जो है सरकार ने इसको क्या किया है, एक तरीके से इसके कवरेज को बढ़ाया है और नए नए, ठीक है, एक तरीके से वर्जन को लॉन्च किया है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष। इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में मिशन इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया गया है, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि खसरा और रुबेला का उन्मूलन कब तक कर दिया जाएगा दोस्तों, तो 2023 तक कर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों सघन मिशन इंद्रधनुष, ध्यान रखिएगा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2014 में। सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2017 में किया गया था और उसी का ये अपग्रेड वर्जन है 5.0, जिसको देखा जाए ये एक पहल है दोस्तों किस मंत्रालय की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये एक पहल है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है और इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ना सिर्फ बच्चे बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये एक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का जो है लगाने का ये कार्यक्रम है। और इसमें जो है और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ जो है टीकाकरण और लक्ष्य क्या है, जिनका जो है टीकाकरण नहीं हुआ है और साथ ही साथ सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। तो जिन गर्भवती महिलाओं को और जो बच्चे हैं, ठीक है, पहले तो 2 वर्ष था 5 वर्ष कर दिया गया है, तो जो 5 वर्ष से नीचे के बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनको टीकाकरण करना, ठीक है, और इन लोगों को जो है कवर करना, यही इसका लक्ष्य है, ठीक है। यहाँ पे जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों 5.0 वो देश के हर जिले तक जो है विस्तारित किया गया है। इसके पहले जो है कुछ ही जिलों में जो है विस्तारित था, अब ये हर जिलों में है, इसको विस्तारित कर दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए मिशन इंद्रधनुष के कवरेज को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि पहले जब ये अभियान शुरू किया गया था तो इस अभियान में जो लक्षित बच्चे थे दोस्तों वो 2 वर्ष तक की आयु के थे, अब जो कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिनका टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पे जो है बेसिकली उद्देश्य क्या है इसका मिशन इंद्रधनुष 5.0 का, तो ये राष्ट्रीयकरण जो है राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची का पालन करते हुए जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसके तहत जितने भी सूचीबद्ध
सभी टीके को कवरेज बढ़ाना। देखिए जो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों सार्वजनिक, यहाँ पे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1985 के तहत किया गया था दोस्तों। इसमें जो है 12 टीकों का, ठीक है, 12 टीकों को क्या किया गया, कवर किया गया, और इन्हीं 12 टीकों के कवरेज को बढ़ाना सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। यहाँ पे जो है इसी के तहत ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, जो खसरा है और जो रुबेला है, ठीक है, इनके टीकाकरण जो है इनके दरों में सुधार करने पर जोर दिया गया है, और खसरा और रुबेला का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2023 तक। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, तो नियमित टीकाकरण के लिए सभी जिलों में यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूविन है क्या, ठीक है, यूविन आप ध्यान रखेगा, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि टीकाकरण से संबंधित है। और अगर हम बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष की दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत की गई थी वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 25 दिसंबर 2014 को किया गया था, सुशासन दिवस के अवसर पे किया गया था। प्रारंभ जब इसका किया गया था दोस्तों, तो यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम में जो शामिल थे जितने भी 7 जो है वैक्सीन जो टीके हैं उनको, उनके लिए पहले बात उनका ये प्रतिनिधित्व करता था, उनके लिए पहले ये शामिल किया गया था। प्रारंभ में पहले 7 टीकों के लिए इसको शुरुआत की गई थी। कौन से 7 टीके, तो यहाँ पे जो है टीबी यानी कि तपेदिक जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, पोलियो मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टिटनेस और खसरा। आगे चल करके 5 और नए टीकों को जोड़ दिया गया दोस्तों। और इसके अलावा कौन से नए टीके जो शामिल किए गए, तो टोटल है खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो, और इन सब के खिलाफ जो है टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो टोटल जो है मिशन इंद्रधनुष से 12 जो है टीका है शामिल जिनका कवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कब इसकी शुरुआत की गई थी, ये जरूरी है आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भारत ब्रिटेन जो है 2+2 विदेश और रक्षा संवाद जो संपन्न हुआ है दोस्तों वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। तो यहाँ पे भारत ब्रिटेन 2+2 जो है विदेश और रक्षा संवाद जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दोनों पक्षों ने देखा जाए तो व्यापार, निवेश, रक्षा, ठीक है, किन किन चीजों पे चर्चा किया है इस जो है संवाद में, व्यापार के क्षेत्र में निवेश, रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा किया है। अगर हम बात करें 2+2 संवाद की, तो ये भारत ब्रिटेन विस्तृत कूटनीति सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का माध्यम है। ठीक है, दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की संभावना पे बातचीत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 विदेशी और रक्षा यानी कि विदेश और रक्षा जो संवाद संवेदित हुआ है दोस्तों वो हुआ है, संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। इसी के साथ साथ देखिए अभी हाल ही में जो है साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों के दौरे पे गए हैं जो हमारे देश विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर, और उन्होंने देखा जाए तो वो वियतनाम की यात्रा पे गए, जहां पे जो है उनके जो समकक्ष है यानी कि जो वियतनामी समकक्ष यानी कि जो वियतनाम के विदेश मंत्री हैं बोई थान सोन, उनके साथ उन्होंने देखा जाए तो हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता किया है। तो 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ की गई दोस्तों, हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है वहां पे, जिसकी सह-अध्यक्षता किया किसने, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और वियतनाम के जो विदेश मंत्री हैं बोई थान सोन। बैठक में देखिए कौन कौन से विषय शामिल थे जिसपे सहयोग की बात की गई, तो राजनीति, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्याय, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय जो है शामिल किए गए, जिसपे इन्होंने विचार विमर्श किया। साथ ही साथ एस जयशंकर ने जो इनके वियतनामी समकक्ष हैं उनके साथ संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक जो है टीकों का भी अनावरण किया, टिकटों का भी। तो यहाँ पे जो है भारत और वियतनाम इस साल जो है अपने जो राजनयिक संबंध उसकी 50वीं सालगिरह मना रहा है, और इस उपलक्ष्य में देखा जाए उन्होंने एक स्मारक टीके भी अनावरण किए। वियतनाम देखिए दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम को, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, हनोई है यहाँ पे। ठीक है, हनोई इसकी कैपिटल है। साउथ चाइना सी से लगा हुआ इसका क्षेत्र है, और चाइना से, लाओस से, ठीक है, कंबोडिया से ये अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है आईएनएस सुमेधा। ठीक है, आईएनएस सुमेधा
किस देश के लागोस पोर्ट का दौरा किया है? तो आईएनएस सुमेधा ने किस देश के लागोस पोर्ट का दौरा किया है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी देश है दोस्तों नाइजीरिया का। तो आईएनएस सुमेधा दोस्तों, इसने देखा जाए तो गिनी की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल लिया है, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी तैनाती की जा रही है दोस्तों गिनी की खाड़ी में आईएनएस सुमेधा की। और इसी दौर में देखा जाए आईएनएस जो गिनी है, गल्फ ऑफ गिनी है दोस्तों, ये नाइजीरिया से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यहीं पे जो आपको देखने को मिलेगा ये गल्फ है, अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पे गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी यहाँ पे लिखा हुआ यही है दोस्तों। और यहीं पे इसकी तैनाती की जाएगी, किसकी? आईएनएस सुमेधा की। यात्रा का उद्देश्य क्या था? जो भारत और नाइजीरिया की नौसेना है, ठीक है, भारत और नाइजीरिया की दोस्तों जो नौसेना है उनके बीच में राजनयिक संबंधों को और सुदृढ़ करना, समुद्री सहयोग और अंतर संचालनता को बढ़ावा देना, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें सर्वोत्तम प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए पेशेवर विचार विमर्श, बंदरगाह में योजना निर्धारण सम्मेलन, समुद्र में अभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियों भी निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों तो 22 अक्टूबर को आईएनएस तरकश द्वारा जीओजी की पहली गश्ती के बाद समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी गश्ती दल में यह भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती। इसके पहले देखा जाए आईएनएस तरकश की तैनाती की गई थी दोस्तों। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा समुद्री डकैती होती है, तो उसी चीज से सुरक्षा देने के लिए जो है ये आईएनएस जो है तरकश, आईएनएस जो है सुमेधा, इनकी तैनाती की जा रही है। और बेसिकली भारतीय सेना का, नौसेना का लक्ष्य क्या है? तो ये जो समुद्री डकैती है दोस्तों, इसको खत्म करना या फिर इससे निपटना। और साथ ही साथ जब समुद्री डकैती, ये जो डकैत होती है दोस्तों, समुद्री डकैती जनरली जो आपकी व्यापार जो होता है, जो जहाज होती है, व्यापारिक जहाजें जो होती हैं, जो वस्तु लेकर के जाती हैं, गुड्स लेकर के जाती हैं, उन पर क्या करती है? अटैक करती हैं, लूट खसोट मचाती हैं। तो ये जो चुनौती है इनसे निपटना, और एक तरीके से व्यापार जो है, जो दोनों सब उस क्षेत्र से जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ क्षेत्रीय देशों के साथ जो है साझेदारी को मजबूत करना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों आईएनएस सुमेधा की, तो इसका जो है, इसने जब युद्ध हुआ था दोस्तों सूडान में, ठीक है, 23 अप्रैल को, तो सूडान में जो युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय प्रवासी फंसे थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन सरकार ने चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आईएनएस सुमेधा। देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेशन कावेरी मिला। एक अगर हम बात करें दोस्तों ऑपरेशन अजय, ठीक है, बताइए क्यों चलाया गया है? ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, ये सब आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आप मुझे इन दोनों ऑपरेशन के बारे में बताइए। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें जो एक आईएनएस ब्यास है, ठीक है, आईएनएस ब्यास को के आधुनिकीकरण के लिए और साथ ही साथ उसके सशक्तिकरण के लिए जो रक्षा मंत्रालय दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उसके साथ जो है 1313 करोड़ रुपए के जो है मूल्य के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। किस उद्देश्य से? जो आईएनएस ब्यास है दोस्तों उसके आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए। आईएनएस ब्यास की बात करें दोस्तों तो ये एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए थे। वागीर के बारे में, आईएनएस वागीर के बारे में प्रश्न पूछा था दोस्तों पीसीएस में, तो ये जो है आपसे अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसका इंजन जो है भाप से डीजल प्रोपल्सन में बदल जाएगा, ठीक है, जब इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो अगर हम बात करें जब ये सारा काम हो जाएगा, जब ये अपग्रेड हो जाएगी तो आईएनएस व्यास, तो ये जो है 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा खेल इसमें से नहीं है? तभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह निर्णय दिया है कि ओलंपिक खेल जो होने वाला है दोस्तों 2028 का लॉस एंजलिस में, उसमें 5 नए खेलों को शामिल किया जाएगा। इसमें से कौन सा खेल दोस्तों नहीं है? क्या बेसबॉल है? बिल्कुल है शामिल, ठीक है, फ्लैग फुटबॉल भी है और लैक्रोस भी है, लेकिन वॉलीबॉल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि डी जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, जिसका भी हाल ही में सत्र आयोजित किया गया है दोस्तों, मुंबई में इसका सत्र आयोजित किया गया था, 141वां सत्र। और इसी यहाँ पे जो है इसी सत्र के दौरान इसने आयोजन में जो निर्णय लिया गया कि जो ओलंपिक जो खेल होने वाला है दोस्तों लॉस एंजलिस, यूएसए के लॉस एंजलिस में 2028 में, इसमें जो है
5 नए खेलों को जोड़ने का जो प्रस्ताव था उसको क्या किया है, स्वीकार कर लिया है किसने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। ये 5 नए खेल कौन कौन से हैं जो लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक खेल में शामिल किए जाएंगे? सबसे पहले तो क्रिकेट है, T20, ठीक है, बेसबॉल जिसे हम सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल और साथ ही साथ लैक्रोस, ठीक है, और स्क्वैश खेल जो है ये शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पे बात करें ओलंपिक की, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे ओलंपिक खेल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संरक्षण में किया जाता है, जिसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, हमने आपसे पहले भी बात किया था, जून 1894 में किया गया था। और ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के राजधानी या फिर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लाजेन में है, ठीक है। और जो है यह समिति जो है पूर्ण रूप से क्या है, निजी, ठीक है, निजी तौर पे, निजी नहीं है, निजी तौर पर वित्त पोषित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए 2024 का जो है, अगर हम बात करें 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, पेरिस में होने वाला है। 2028 का कहाँ होने वाला है, ये आप देख रहे हैं। अगला है दिवस से संबंधित है, हाल ही में कब विश्व खाद्य दिवस 2023 मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 16 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आम भाषा में FAO बोलते हैं, FAO, ठीक है। और इसी की स्थापना दोस्तों हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल दोस्तों 16 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। किसके स्थापना के उपलक्ष्य में, FAO के स्थापना के उपलक्ष्य में। तो ये हर साल जो है विश्व खाद्य दिवस की बात करें दोस्तों, तो ये विश्व भर में जो खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ाए जाने के उद्देश्य से इस दिवस का जो है आयोजन किया जाता है। अगर हम इस साल की थीम की बात करें कि विश्व खाद्य दिवस की जो खाद्य दिवस की थीम क्या है, तो वाटर इज लाइफ, ठीक है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो, ये इस साल की थीम है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये किस लक्ष्य को, जो SDG गोल है दोस्तों 2, ठीक है, SDG गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2, उसी को प्राप्त करने के लिए जो है ये बल देता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है, गरीबी उन्मूलन है। देखिए SDG गोल बार बार मैं आपसे कहती हूँ, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे SDG की 1 की बात करें तो ये पुवर्टी है, ठीक है, पुवर्टी को खत्म करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 की बात करें तो यहाँ पे भूखमरी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हंगर से संबंधित है। फिर 3 की बात करें तो हेल्थ से संबंधित है। 4 की बात करें तो एजुकेशन से संबंधित है। 5 की बात करें तो इक्वालिटी से संबंधित है। इस तरह से चीजें याद रखिए आप, ठीक है। और चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि FAO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसी के साथ साथ एक अन्य दिवस भी संबंधित है, ये दिवस तो संबंधित है, साथ ही साथ इस दिवस के व्याख्या के दौरान जो डेटा दिए गए हैं वो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हर साल देखा जाए 15 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है दिवस बेसिकली देखा जाए तो लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं को सशक्त बनाने में यह दिवस क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है दिवस की बात करें तो ग्रामीण जो है, ग्रामीण महिलाओं से, जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, जो ग्रामीण महिलाएं दोस्तों जो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा सुधार करने में जो उनका योगदान है, जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको जो है ये, उसके लिए यह दिवस उनको सम्मानित करता है। अभी हाल ही में बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी और उसमें यह बताया गया था कि विकासशील देशों में जो जितने भी कृषि जो श्रम है, कृषि श्रम शक्ति है, उनमें जो है 40% महिलाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों में जो कृषि क्षेत्र में संलग्न जो जनसंख्या है उसमें 40% महिलाओं की जनसंख्या है। इसमें से भी बात किया था दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में देखा जाए ये जो है परसेंटेज 20% है और यही एशिया अफ्रीका की बात करें तो यह लगभग देखा जाए तो 50% जो है कृषि क्षेत्र में महिला शामिल है। इस रिपोर्ट में दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य पाए गए, जैसे कि यदि इन महिलाओं को सम्मान, यानी कि अगर समान अवसर प्रदान किया जाए इन महिलाओं को, तो जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों
जो कि 2.5 है वो उत्पादन बढ़ करके 4.5 भी हो सकता है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आप एग्जाम में मेंस में जो है आ सकता है, इस तरह से संबंधित, इससे ऐसे भी संबंधित आ सकता है, उसको डेटा जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये किया है अनुराग ठाकुर ने किया है। ठीक है, तो केंद्रीय जो मंत्री हैं दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने एक एनिमेटेड श्रृंखला है दोस्तों, यानी कि सीरीज है, एनिमेटेड सीरीज है जिसका नाम है क्रिश ट्रिस और ठीक है बॉल्टी बॉय भारत है हम, इसके ट्रेलर का अनावरण किया है। और इसको जो इस सीरीज की बात करें, इस एनिमेटेड सीरीज का जो निर्माण किया गया है दोस्तों, वो केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्रेफिटी स्टूडियो द्वारा जो है इसे संयुक्त रूप से क्या किया गया है, इस सीरीज का निर्माण किया गया है। और इस सीरीज में देखा जाए कुल कितने 52 एपिसोड है, इसमें क्या दिखाया गया है, बहुत अच्छी सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज को जब आप ये आ जाएगी तो जरूर देखेगा। इसमें जो है 1500 से लेकर के, यानी कि भारत की धरती पर जब दिल्ली सल्तनत के बाद दोस्तों, ठीक है, मुगल सत्ता स्थापित होती है 1526 में दोस्तों, क्या था 1526 की बात करें दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने दिल्ली सल्तनत के स्थान पे मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना किया था। तो उससे लेकर के भारत की आजादी तक के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानियां हैं उसको पूरा इसमें दिखाया गया है। तो अच्छी सीरीज होगी, आप सब लोग देखेगा और बल्कि लोगों को दिखाइएगा भी। और इस श्रृंखला की जो मेजबानी की है दोस्तों, वो प्रतिष्ठित एनिमेटेड जो क्रिश ट्रिस और बॉल्टी बॉय ने किया है। तो ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी दोस्तों, इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है, तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके देखिए किस तरह का इसका ट्रेलर है। और ऐसे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। स्पेशली मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको अपने भारत के इतिहास के बारे में जानने का इच्छुक है, आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, तो ऐसी सीरीज देखनी चाहिए। ठीक है, वही अगले प्रश्न की बात करते हैं कि FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है दोस्तों? तो ये जो है विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप थी दोस्तों, जिसने जीता है वो है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी ने जीता है, महाराष्ट्र के हैं ये दोस्तों। तो भारत के ग्रैंड मास्टर है, 17 वर्ष के हैं ये रौनक साधवानी। और इटली में जो है आयोजन किया गया था अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, और इसमें इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये महाराष्ट्र के नागपुर के हैं ये, ठीक है, रौनक। और ये 11वें राउंड में, ठीक है, इन्होंने कितना अंक किया, तो 8.5 अंक के साथ जो है ये विजेता ट्रॉफी को अपने नाम किया इन्होंने। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी काफी ज्यादा, ठीक है, रौनक साधवानी को, जिन्होंने जो है FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज के लास्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी यहाँ पे निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं दोस्तों? ये किए गए हैं शिव बजरंग सिंह। ठीक है, शिव बजरंग सिंह को जो है इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखा जाए, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं कि शिव बजरंग सिंह हैं, जिनको जो है इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसके पहले देखा जाए तो नियुक्ति के पूर्व देखा जाए तो शिव बजरंग जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे, मुख्य महाप्रबंधक थे। इसी के साथ साथ जो इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है दोस्तों? शांतिलाल है। अगर हम बात करें इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये किया गया था 1907 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में है। और 2020 में, अप्रैल 2020 में दोस्तों, जो इलाहाबाद बैंक है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया था इंडियन बैंक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? R कृष्णमूर्ति को किया गया। 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, जोहोर, ठीक है, मलेशिया। सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? चीन में शुरू हुआ है। और आज का हमारा अगला है कि फैक्ट्स ऑफ द डे, 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। और आज का हमारा लास्ट है वही प्रश्न जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। किसने जीता है? रौनक साधवानी ने जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भी शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए।
फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।